जसो मेरा नाम मयंक है और आप जेटीवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मेरे साथ जो शख्सियत जुड़ने जा रही है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। काफ़ी लंबे समय से राजनीति में भी सक्रिय हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं और कोरोना के दौरान इन्होंने ज़मीनी स्तर पर जाकर समाज सेवा की, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई, दवाइयाँ मुहैया कराई, लोगों को अस्पतालों में बेड दिलाने का काम करा। जिनसे आज हम मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है मयंक शुक्ला, जो समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता है। मयंक शुक्ला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी और जेटीवी न्यूज़ का। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप राजनीति में कब से सक्रिय हुए हैं? देखिए, मैं छात्र जीवन से ही, बल्कि मैं कहूँगा कि स्कूल के समय से ही मेरी राजनीति में रुचि रही है और 2001 से मैंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। उस वक्त मैं 10th क्लास में था। जैसे कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं, कोरोना में आपने समाज सेवा में ज़मीनी स्तर पर जो काम किया है, समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा यह है कि मैं कई बार देखता था लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तो मन में एक भाव आता था इनके साथ खड़े होने का काम करना चाहिए। उसी दिशा में एक करुणा भाव आया, लोगों को करते देखा तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम करना चाहिए, जनहित में है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अभी एक बात कही है कि अखिलेश यादव जी की जो लाल टोपी है उसे रेड अलर्ट बताया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रेड अलर्ट तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए लाल टोपी है हमारी, और दूसरी तरफ लाल टोपी एक उम्मीद की किरण है आम जनता के लिए। आम जन जब कोरोना काल था या कहीं भी मदद की जरूरत होती है, जब आम जनता के लोग लाल टोपी देखते हैं तो उनके मन में एक उम्मीद होती है कि अब मदद हमसे दूर नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोरोना काल में एक बयान दिया कि सारे समाजवादी लोग जनहित के कार्य में लग जाएं, तो हम लोग जनता के बीच में गए, राशन पहुंचाया, जो राहगीरों को दिक्कत हो रही थी पानी राशन पहुंचाने का काम किया, उन्हें खाने के पैकेट दिए और जो भी संभव था वो काम किया। साथ ही ऑक्सीजन लंगर हमारे सिख समाज के लोगों ने चलाया, उसमें भी हमने सक्रिय भूमिका निभाई। जैसे कि अभी 2022 में विधानसभा चुनाव है और देखा जा रहा है कि कई पार्टियों से बहुत सारे लोग आवेदन भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी अलग अलग विधानसभाओं से बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन टिकट किसी एक ही का होगा और वो लोग प्रचार प्रसार भी खूब सारा कर रहे हैं। तो क्या उन लोगों के जो आवेदन लिए गए हैं या करवाए गए हैं या उन्होंने खुद करे हैं, तो उन्हें सिर्फ एक प्रचार प्रसार का माध्यम ही बनाकर छोड़ दिया जाएगा? देखिए, ये एक प्रक्रिया है। आवेदन जब तक नहीं होंगी, जब तक एग्जाम में कुछ लोग अप्लाई करते हैं, सब लोग एग्जाम देते हैं, कोई कंपटीशन होता है, उसमें जो बेहतर परफॉर्मेंस करता है वो आगे बढ़ता है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव जो जनहित में हम लोग लड़ रहे हैं, जनता के सम्मान में लड़ रहे हैं, उसे हम लोग मजबूती से जीतें, 2022 में सरकार बने और जो आवेदक हैं सभी सम्मानित हमारे पार्टी के नेता हैं, सभी का सम्मान है। जो बेहतर होगा, जो जीतने की परिस्थिति है, उसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे बेहतर समझेंगे उसे चुनाव लड़ाएंगे और हम सब लोग पार्टी के लोग मिलकर उनको चुनाव लड़ाकर जिताने का काम करेंगे। एक और कांग्रेस ने अभी एक नया अपना चुनाव से पहले एक निकाला है कि वो महिलाओं को 40% टिकट के बंटवारे में आरक्षण देंगे, तो उसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी रणनीति है, उनकी अपनी प्लानिंग है, उनका अपना विचार हो सकता है। समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को यथोचित भागीदारी देने का काम करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो चुनाव में मजबूत होगा, जो जीत रहा होगा, उसे टिकट देंगे। महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा, महिलाओं को विशेष सम्मान भी देने का काम करेंगे। एक नारा है समाजवादी पार्टी का जो अभी हाल ही में ज्यादा देखने को मिल रहा है, नई हवा है, नई सपा है। इसका क्या उद्देश्य है? ये नारा कैसे है, कहाँ से आया है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्योंकि भविष्य के बड़े देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता होने जा रहे हैं और आज भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो एक जन समर्थन है वो बहुत अपार है। उनका जो एक ऑरा है वो नेशनल लेवल पे आ चुका है। तो नई सपा है, नई हवा का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी नए तरीके से और बेहतर तरीके से काम करने का काम करेगी, युवाओं को साथ लेंगे, बुजुर्गों का सम्मान होगा। इसी प्रकार से नई हवा है, नई सपा है नारा है। जैसे कि समाजवादी पार्टी कहती है कि वो सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलती है और पार्टियों की तरह नहीं कि जाति विशेष के लिए काम किया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लगातार बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें एक विशेष जाति वर्ग का नाम लेकर उसका प्रचार प्रसार किया जाता है कि फला जाति का सम्मेलन है,
और इस जाति का सम्मेलन है, तो ये इस तरीके का ऐसा क्यों देखने मिल रहा है कि ये जातिगत सम्मेलन कराए जा रहे हैं? सम्मेलन अगर एक साथ भी सारी जातियों को लेकर किया जा सकता है, लेकिन जातिगत सम्मेलन कराने का क्या मकसद है? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहे हैं जिसमें सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। इसके अलावा जब जातीय संगठन बने हुए हैं तो जातीय सम्मेलन अगर हो रहा है तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सभाएं होती हैं, हर समाज की अपनी सभा है, कुर्मी सभा है, ब्राह्मण सभा है, क्षत्रिय सभा है, तो अपने अपने जातिगत सम्मेलन कराने में मुझे लगता है ऐसी कोई बुराई नहीं है। बाकी लोग अपनी अपनी जाति के लोग इकट्ठे होते हैं, नेता जाते हैं, वहाँ सम्मेलन करते हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार होता है और जो अच्छी लीडरशिप डेवलप होती है हर जाति से वो निकल के आती है। 2022 का विधानसभा चुनाव जो है वो सामने रखा हुआ है, 2-4 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। आपकी पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा आजम खान जी जो है वो जेल में है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि पार्टी को उनकी कमी खल रही है या उनकी जगह किसी नए चेहरे की तलाश है? देखिए, आदरणीय आजम खान साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फाउंडर मेंबर हैं और पार्टी की रीढ़ हैं। उनके द्वेष भावना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनपे झूठे मुकदमे लिखवाए। आप देखिए, इतनी बड़ी शख्सियत है, उनपे किताब चोरी का, बकरी चोरी जैसे घटिया आरोप लगाकर उनको जेल में रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो समाजवादी पार्टी लगातार संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत, संविधान के तहत जो विरोध प्रदर्शन है वो कर रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रामपुर से लेकर साइकिल चलाकर भी विरोध प्रदर्शन किया, मगर भारतीय जनता पार्टी द्वेष की राजनीति करती है, ये सब लोग जानते हैं। उसी दिशा में लोग काम कर रहे हैं, मगर आजम खान साहब हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और वो उनकी प्रेरणा से, उनकी सहयोग से हम लोग 2022 में सरकार बनाएंगे। मेरा सवाल ये था कि पार्टी को उनकी कमी खल रही है या किसी नए मुस्लिम चेहरे की तलाश है? नहीं, आजम खान साहब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनका आशीर्वाद उनका हम लोग के साथ है और हर हालत में हम लोग उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम लोग सरकार बनाएंगे। असुद्दीन ओवैसी की एक पार्टी है AIMIM, वो अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं, उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी भी उतारने का काम कर रहे हैं। क्या उनके चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी पर कोई फर्क पड़ेगा 2022 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, क्योंकि आपके पास कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है 2022 में। नहीं, हमारे साथ जनता है। बात मुस्लिम चेहरे की, हिंदू चेहरे की, सिख चेहरे की नहीं है, सारी बात है जनता। जनता प्रताड़ित है, जनता इस वक्त परेशान है। जनता इस वक्त जो जन विरोधी नीति भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ सरकार की है, जो विकास कार्य रुक गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा है, शिक्षा पे काम नहीं हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में शून्य है, पूरा शहर और पूरा प्रदेश खुदा पड़ा है, उससे जनता खुद चुनाव लड़ने आ गई है। अब जनता चुनाव लड़ेगी और किसी के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव सीधा सीधा है। समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है। अगर मैं राजनीति से हटकर आपसे एक सवाल पूछूं, जैसे आप राजनीति में भी काफी समय से सक्रिय हैं, समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं और इस टाइम चुनाव का दौर है, तो आपको कहीं ना कहीं भाग दौड़, व्यस्तता भी होगी, तो ऐसे में आप परिवार के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं, सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, सब कुछ जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, तो परिवार के लिए समय निकाल लेता हूँ। जब भी समय होता है, लगता है कि अभी समय है, तो जाके घर पे परिवार को कुछ ना कुछ समय देता हूँ। बाकी 2-3 महीने हैं तो हो सकता है समय कम दे पाऊँ, मगर परिवार को भी समय निकाल लेता हूँ। देखा जा रहा है कि यादव कुनबे में जो अभी तक आपसी मतभेद थे वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाप्त होते नजर आ रहे हैं, तो क्या ये जो मतभेद हैं ये बाकी ही समाप्त हो रहे हैं या फिर सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए ये एक चुनावी स्टंट ही है? देखिए, वो परिवार का मामला है, उस पर ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता हूँ मैं, क्योंकि वो रिश्ता है उनका। बाकी समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य 2022 में इस जन विरोधी सरकार को हटाना है। उसी दिशा में जो भी दल हमारे साथ आ सकते हैं, जो समाजवादी विचारधारा को के पक्ष में है, उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को साथ में लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी में जो आवेदन प्रक्रिया थी प्रत्याशियों के लिए, वो कब से शुरू हुई थी और कब तक चल रही है या समाप्त हो चुकी है? देखिए, आवेदन प्रक्रिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आवेदन मांगे थे, सभी लोगों ने आवेदन किए और आवेदन प्रक्रिया एक विशेष अधिकार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे आवेदन हो रहे हैं और अगर वो किसी को भी मिलेगी जो आवेदन करना चाहता है वो कर सकता है। जैसा कि अभी देखा जा रहा है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जा रहा है। 2022 आज से 10-11 दिन बाद 2022 लग जाएगी, चुनाव भी सर पर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से कहीं भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं।
तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का पार्टी को कोई नुकसान या फायदा क्या पहुंचेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पार्टी अपने कार्य कर रही है, पार्टी संगठन अपना काम कर रहा है, जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, वोट बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग जैसी राष्ट्रपति प्रत्याशी देंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए हर सीट पर साइकिल चुनाव लड़ रही है, माननीय राष्ट्रपति जी लड़ रहे हैं, तो हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। प्रत्याशी आएंगे तो उनका सहयोग करके हम उन्हें जिताने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि कब तक प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं, कब तक इस पर निर्णय लिया जा सकता है? देखिए, ये माननीय राष्ट्रपति जी का विशेष अधिकार है, वो जब निर्देश देंगे तब प्रत्याशी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि चुनाव से पहले, कुछ समय पहले, आवेदन से भी पहले टिकट होने लगेंगे। मुझे लगता है कि नए साल से हो सकता है टिकट घोषित होने लगे, मगर ये माननीय राष्ट्रपति जी का निर्णय है, वो कब से करते हैं। सपा सरकार की ऐसी 10 उपलब्धियां गिनाइए जो बरेली को उन्होंने अपने कार्यकाल में दी। जो 2012 से 2017 तक का समाजवादी का कार्यकाल था, उसमें ऐसी कौन सी 10 उपलब्धियां थीं जो बरेली के लोगों को दी हैं? देखिए, मैं आपको 10 से भी ज़्यादा गिना सकता हूँ। जैसे हम शुरुआत करते हैं 300 बेड हॉस्पिटल से। 300 बेड हॉस्पिटल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में बना, जो कोविड काल में काम आया। चिकित्सा के क्षेत्र में सारी विधानसभाओं, सारी तहसील स्तरों पे हॉस्पिटल बनाने का, सरकारी हॉस्पिटल बनाने का काम हुआ। इसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्चों का जो हॉस्पिटल बना है, वो किसी भी बरेली के आज भी किसी भी हॉस्पिटल से बेहतर है, प्राइवेट हॉस्पिटल से। इसके अलावा 100 मीटर रोड, मिनी बाईपास, बड़ा बाईपास, श्यामलगंज पुल, कुदेशिया पुल, और ऐसी तमाम योजनाएं जो माननीय राष्ट्रपति जी ने करी थी, उनके माध्यम से बरेली को बहुत ही लाभान्वित हुआ है। तमाम रोडों का चौड़ीकरण है। बरेली से उत्तराखंड की जो रोड है वो 4 लेन हुई, बरेली से बदायूं रोड 4 लेन हुई, बरेली से पीलीभीत रोड पे कार्य चल रहा था, मगर तब से, जब से सरकार गई है, तब से वो रुका हुआ है। अगर जो 2022 में समाजवादी की सरकार आती है, तो बरेली वालों के लिए क्या उपलब्धियां होंगी और क्या काम कराए जाएंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि बरेली में जो विकास का पहिया रुक गया है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और मेडिकल के क्षेत्र में हम लोग एक मेडिकल कॉलेज की मांग करेंगे माननीय राष्ट्रपति जी से। प्रदेश और देश स्तर के हॉस्पिटल की मांग करेंगे, ताकि क्योंकि बरेली एक सेंटर पॉइंट है, इधर सीतापुर से लेके इधर और उत्तराखंड तक के लोगों के लिए बहुत ही मुफिस जगह है, और मुझे लगता है कि उससे चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा काम होगा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा, और भी जो जनहित की योजनाएं हैं, जैसे लैपटॉप मिलेगा बच्चों को, पढ़ाई की शिक्षा में आगे बढ़ेंगे वो लोग। इस प्रकार के कार्य अगली सरकार में होंगे। आपने कहा कि बरेली में विकास का पहिया रुक चुका है, लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि बरेली में विकास हो रहा है, वो सब तरफ अपना खोद के और विकास कर रहे हैं, नया बरेली बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी हो रहा है बरेली। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपने खुद ही बताया कि खोद के वो लोगों ने इतने गहरे गड्ढे खोद दिए हैं, अव्यवस्थाओं के, आर्थिक स्थिति से खराब कर दी है प्रदेश की, देश की। उन्होंने इतने गहरे गड्ढे खोद दिए, उन्हें पाटने का काम समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने के बाद करेगी।